नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, जिसमें से आज ये आपका तीसरा लेक्चर होगा भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में। ठीक है, लोग मालवा का पठार ऑलरेडी मालवा के पठार के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे बुंदेलखंड एवं विंध्याचल के पठार के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, बुंदेलखंड एवं विंध्याचल का जो पठार है, बुंदेलखंड एवं विंध्याचल का जो पठार है, विंध्याचल सर्वाधिक पुरानी व घर्षित मोर्टार पर्वत विंध्याचल भैया है वो अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ा था। तो ये विंध्याचल विंध्याचल ठीक है। यह मालवा के पठार के दक्षिण में तथा उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कर विंध्याचल पर्वत है, ये मालवा के पठार के दक्षिण में स्थित है। यह उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करता है। ठीक है, यह पूर्व की ओर विंध्य श्रेणी यानी कि कैमूर और भांडेर श्रेणी के रूप में फैली हुई है। इसकी जो ऊंचाई है वो 700 से लेकर 1200 मीटर के बीच है। मालवा का पठार उत्तरी पूर्वी भाग में बुंदेलखंड व बघेलखंड के नाम से जाना, जैसे जो मालवा का भैया पठार है इसको उत्तरी भाग में बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ यह पठार ग्वालियर पठार तथा विंध्याचल के मध्य फैला है। इसका जो ऊंचाई है वो 300 से लेकर 600। अगला जो है छोटा नागपुर के पठार के बारे में देखते हैं भाई, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, ये हम लोग मध्यवर्ती जो भैया प्रायद्वीपीय पठार के मध्यवर्ती उच्च भूमि के बारे में भी चर्चा हम लोग। चलिए भाई, छोटा नागपुर जो पठार है खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे प्रमुख क्षेत्र है। खनिज भंडार की दृष्टि से छोटा नागपुर का जो पठार है सबसे प्रमुख क्षेत्र है। इस पठार का जो विस्तार है पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य में है। छोटा नागपुर को पठार को भारत का रूर का क्या कहते हैं भाई, छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। इस पठार में ढाल तीव्र स्कर्पों के रूप में पाए जाते हैं। इस कारण यह एक अग्र गंभीर पठार है। पॉइंट देना, तो भाई जो ये पठार है छोटा नागपुर का पठार है, इसमें तीव्र स्कर्पों के रूप में जो ढाल पाई जाती है, इसलिए इसको अग्र गंभीर पठार कहा जाता है। महानदी इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। जो छोटा नागपुर का पठार है, महानदी जो है इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। सोन, स्वर्ण, रेखा हो गई और दामोदर तथा महानदी इस पठार से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां। ठीक है, ये सोन नदी है ना, सोन नदी है पठार के उत्तर पश्चिम में बहकर ये सोन नदी है पठार के उत्तर पश्चिम बहकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, जो दामोदर नदी है इसकी क्या है, पठार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व को क्या है, ये पश्चिम जो दामोदर नदी भैया है ये मध्य भाग में पठार के मध्य भाग में पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बाकी महानदी इसकी सीमा बनाती है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दें। ठीक है, राजमहल जो भैया राजमहल की पहाड़ी है इस पठार की उत्तरी से, जो राजमहल की भैया पहाड़ी राजमहल की जो भैया पहाड़ी है, एक मिनट देखो, राजमहल की जो पहाड़ी है ये इस पठार की उत्तरी सीमा, छोटा नागपुर का पठार है उस राजमहल, अगर ये पूछा जाए कि ये कौन सी पहाड़ी जो छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा बनाती है, तो राजमहल राजमहल की पहाड़ी, इसको लोग ध्यान दें। अगला है मेघालय का। मेघालय का पठार देखो, मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी अग्रभाग है, यानी जो मेघालय का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, जो उत्तरी अग्रभाग है। यह यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप के द्वारा पृथक होता है। अलग पठार है ये, मालदा गैप के द्वारा भारतीय प्रायद्वीप से अलग हो गया। गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां मेघालय राज्य में स्थित है। शिलांग पर स्थित, शिलांग है वो खासी पहाड़ी पर स्थित। ठीक है, देखो गारो खासी जयंतियां ये आपको पश्चिम से पूर्व की क्रम भी आपको ध्यान देना। इस पठार के पश्चिमी सिरे पर गारो पहाड़ियां हैं और मध्य में खासी और जयंतियां तथा जयंतियां तथा पूर्वी भाग में मिकिर की पहाड़ी, जो मिकिर की पहाड़ी है ये पूर्वी भाग में स्थित है इस पठार के। था आपका मेघालय का पठार। क्या परेशानी है, देखो शिलांग शिखर इस क्षेत्र का जो शिलांग शिखर भैया है, इस क्षेत्र का उच्चतम शिखर है, जो शिलांग जो क्या आप कह सकते हो या शिखर कह सकते हो, जिसकी ऊंचाई लगभग 1965 मीटर है भाई, 19 है। शिलांग शिखर इस क्षेत्र का सर्वोच्च क्या है। ठीक है, चले हम देखते हैं अगले दक्कन के पठार की ओर। दक्कन का जो पठार है, दक्कन का पठार,
इसे शिलांग पठार भी, दक्कन के पठार को भी इसे शिलांग पठार भी कहा जाता है। दक्कन के पठार को शिलांग पठार भी कहते हैं। यह पठार जो है महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। इस पठार का निर्माण क्रिटेशियस युग के ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ है। दक्कन के पठार का विभाजन निम्नलिखित में किया जा सकता है। इसके जो पठार दक्कन पठार है इसको कई भागों में हम लोग बांट सकते हैं, जैसे कि सतपुरा श्रेणी। क्या भाई? सतपुरा श्रेणी के बारे में क्या करते हैं, सतपुरा श्रेणी के लोग करते हैं। ठीक है, यह श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदी, ये है आपका विंध्याचल है, इसके बाद नदी बहती है, यह सतपुरा है, इसके बाद ताप्ती नदी है, वो नर्मदा और ताप्ती नदी है। यह श्रेणी नर्मदा और ताप्ती, इसमें पश्चिम में पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व दिशा में आगे सतपुड़ा, महादेव एवं मैकाल पहाड़ियों में छोटा नागपुर तक पहाड़ी है। आगे चलकर से महादेव और मैकाल पहाड़ियों में आगे तक ये छोटा नागपुर तक विस्तृत है, जो सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा की सबसे जो चोटी है वो धूपगढ़ है। क्या भाई? 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित। ठीक है, जो महादेव और मैकाल पर्वत बचा है, ये भैया ये आपके सतपुड़ा के ही तो भाग हैं आगे, है ना। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो धूपगढ़ है, जो कि महादेव पर्वत पर स्थित, यहाँ पर महादेव पर्वत पे स्थित। ठीक है, अगर इसकी हम विस्तार की बात करें, जो जो पर्वत है, ये विस्तार जो है इसके इस पर्वतमाला जो विस्तार है वो 21 अक्षांश से लेकर 24 अक्षांश के मध्य में, कहाँ पर है? 21 अक्षांश से लेकर 24 अक्षांश के मध्य इसका ये पाया जाता है। अगला जो पॉइंट देखो, मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का नाम अमरकंटक क्या है? जो मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कंटक है, जो 1066 मीटर ऊंची। अमरकंटक से ही नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। जो ठीक है, अमरकंटक जो पहाड़ी है वहीं से नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम होता है। पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना भी। ठीक है, अमरकंटक। ठीक है, देखो धूपगढ़ की जो समय पंचमढ़ी, ये जो धूपगढ़ आपने पढ़ा, धूपगढ़ ये महादेव पर्वत सबसे छोटी है, ये यहाँ पर पंचमढ़ी है। क्या भाई? यहीं पर पंचमढ़ी स्थित है, धूपगढ़ पर्वत के पास ही पंचमढ़ी स्थित। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक स्थान जो पंचमढ़ी है, मध्य प्रदेश एमपी का प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक केंद्र भी है, इसको भी आप लोग ध्यान दें। अगला है, नेक्स्ट है दंडकारा पठार। क्या भाई? दंडकारा के पठार के बारे में लोग चर्चा करते हैं। क्या भाई? दंडकारा पठार। ठीक है, दंडकारा पठार, तो इस पठार का जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में राज्यों तक है। दंडकारा का जो पठार है वो छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों तक विस्तृत है। यह एक विषम पठार है भी। कैसा है? एक विषम पठार। दंडकारा का जो पठार है वो एक विषम पठार है। इसका विभाजन दो भागों में किया गया है, दंडकारय घाट और दंडकारय उच्च भूमि। क्या है भाई? दंडकारय और दंडकारय उच्च भूमि। ठीक है, देखो भाई, जो उच्च भूमि प्रदेश के अंतर्गत तो आपका ये दंडकारय उच्च भूमि है और दंडकारय घाट है उच्च भूमि प्रदेश के अंतर्गत। बस्तर का पठार क्या है? उच्च भूमि जो क्या इसके अंतर्गत बस्तर का पठार। क्या भाई? बस्तर का पठार था घाटों के अंतर्गत काला हांडी का, यानी जो दनकारा जो घाट है इसके अंतर्गत काला हांडी, काला हांडी का पठार सम्मिलित है। यानी दंडकारा उच्च भूमि के अंतर्गत बस्तर का पठार है और दंडकारा घाट के अंतर्गत काला हांडी का पठार सम्मिलित है। ठीक है, उत्तर पश्चिम, इसके उत्तर पश्चिम की ओर कांकेर बेसिन स्थित है। क्या है? कांकेर बेसिन बहुत बार पूछी गई। उत्तर पश्चिम की ओर इसके कांकेर बेसिन स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़, यहाँ पर छत्तीसगढ़ मैदान का दक्षिणी, यानी कि छत्तीसगढ़ में है जो कांकेर बेसिन। ठीक है, और प्रदेश के यानी कि दक्षिणी पश्चिम भाग में मलकानगिरी का पठार भी, यहाँ पर भी मलकानगिरी का पठार भी स्थित है। पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना। मलकानगिरी का पठार, मलकानगिरी आप कह सकते हो, मलकानगिरी, मलकानगिरी, इसमें मेंशन नहीं था तो मैं आपको इसको अलग से बता दिया हूँ, आप उसको लोग। चलिए हम लोग देखते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। किसके बारे में भाई? पश्चिमी घाट के बारे में हम लोग क्या करते हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार जो है पश्चिमी सागर तट के समानांतर ये है, पश्चिमी घाट ये है समानांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में
उत्तर में तापी के मुहाने में कुमारी अंत तक आया। ठीक है, जो परीक्षा वाणी की बुक भैया है उसमें ये 1600 किलोमीटर, परीक्षा वाणी की जो बुक बता दूं, ये इसकी जो लंबाई दे दी गई है वो 1600 किलोमीटर है, और इसके बेस्ड ये है आपका है YCT यानी पब्लिकेशन, इसमें तो किलोमीटर दिया गया है। यह जो है ना, ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी घाट है भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत है, ये पर्वत श्रेणी है। औसत ऊंचाई है वो 1200 मीटर, औसत ऊंचाई इसकी 1200 मीटर है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी जो समानता, जो पश्चिमी घाट है उत्तर में 50 किलोमीटर है, उत्तर में 50 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, इसके बाद एवं दक्षिण में ये 65 से लेकर 80 तक चौड़ा हो, यानी उत्तर में इसकी चौड़ाई कम है और दक्षिण में चौड़ाई ज्यादा है। ठीक है, देखो वास्तव में जो पश्चिमी घाट है वास्तविक पर्वत श्रेणी ये नहीं है, वरन प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है। वास्तव में जो है पश्चिमी घाट कोई पर्वत श्रेणी नहीं है। ठीक है, यह प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश कगार ही है। ठीक है, यह उस भ्रंश का घोतक है जो अफ्रीका से भारत के अलग होते समय उत्पन्न हुआ। जब यह भैया भारत जो अफ्रीका से अलग हुआ था, उस भ्रंश का एक घोतक है पश्चिमी घाट। क्या पॉइंट है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। क्या अनाईमुडी है? यह दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि केरल में कहाँ पर है? केरल में अवस्थित है। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची भी चोटी है। पॉइंट भी आप लोग, केरल का कुट्टानाड, केरल कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केरल का जो कुट्टानाड है, कुट्टानाड भैया है वो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यह समुद्र तल से नीचे के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। कुट्टानाड को केरल का धान का कटोरा भी कहा। कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्व विरासत प्रणाली सिद्ध किया। अगला है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गोवा से गुजरती है। उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री को दो भागों में विभाजित, को जो पश्चिमी घाट है ना, इसको सह्याद्री के ही जाना जाता है, सह्याद्री। ठीक है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो 16 उत्तरी अक्षांश है वो जो कि गोवा से गुजरती है, इन दोनों को क्या है, उत्तरी और दक्षिणी को विभाजित। ठीक है, उत्तरी जो सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई है। क्या कलसुबाई है? उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी। महाबलेश्वर इसकी दूसरी प्रमुख चोटी है। कृष्णा नदी यहीं से, जो महाबलेश्वर से ही का उद्गम स्थान है। इस सह्याद्री की दक्षिणी सह्याद्री की सबसे है कुद्रेमुख है। क्या कुद्रेमुखी है? ये जो सह्याद्री है इसकी सर्वोच्च नाम कुद्रेमुख है। ठीक है, पुष्पागिरी प्रमुख चोटी है। कावेरी नदी ब्रह्मागिरी पहाड़ी से, जो कावेरी नदी भैया है वो ब्रह्मागिरी की पहाड़ी से कहाँ है? ये कर्नाटक राज्य में पर है, कर्नाटक राज्य में। दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा इस चट्टानों से, जो दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण होता है आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा इस चट्टानों से हुआ था। पॉइंट है, उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट का लावा सह्याद्री है, उसके ऊपरी सतह पर बेसाल्ट का निक्षेप भी या भी परेशानी यहाँ तक है। चलो हम लोग चलते हैं अब पूर्वी घाट के बारे में भाई पूर्वी घाट के बारे में हम लोग कर लेते हैं। पूर्वी घाट वास्तविक पर्वतों में महानदी व गोदावरी नदी के बीच हैं, यहाँ पर इनकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण और कम होती जाती है। तो पूर्वी घाट की ऊंचाई विशाखापट्टनम है, जबकि दूसरा जो सर्वोच्च चोटी वो महेंद्रगिरी है। क्या भाई? महेंद्रगिरी की दूसरी पूर्वी। ठीक है, इसकी हम बात करें जो पूर्वी घाट लगभग क्या है, उसकी लंबाई है वो 1300, लगभग 1300 किलोमीटर की क्या है लंबाई, तो हो जाएगी। देवोमाली चोटी उड़ीसा राज्य में, तो देवोमाली चोटी को उड़ीसा स्थित है। नल्लामल्लाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में राज्य की मध्य सीमा बनाती हैं। पहाड़ियाँ कृष्णा एवं पेन्ना नदी के मध्य की नल्लामल्लाई की जो पहाड़ी है वो कृष्णा और पेन्ना नदी के मध्य स्थित है। पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु में है, सलेम कस्बे के पास स्थित है। इसी पहाड़ी पर तमिलनाडु का
यानी धारकाड भी स्थित है शिवराय की पहाड़ी। कावेरी व पेन्नार नदियों के मध्य बेलागिरी है जो चंदन के वृक्षों के। कावेरी एवं पेन्नार नदियों के मध्य बेलागिरी श्रेणी है जो चंदन के प्रसिद्ध है। पूर्वी घाट दक्षिण से उत्तर की ओर पहाड़ियों को क्रमशः नीलगिरी, पालकोंडा, नल्लामल्लाई, दाऊदी, शिवराय के नाम से जाना जा सकता है। पूर्वी घाट पर कावेरी और पेन्नार नदियों के बीच वाले भाग पर बेलागिरी श्रेणी स्थित है जो चंदन के वनों के लिए विख्यात है। यहाँ पर कावेरी नदी पूरी घाट को काटकर होजेकल नामक जलप्रपात बनाता है। क्या बनाता भैया? होजेकल नामक जलप्रपात बनाती है कावेरी नदी। अगला है नीलगिरी पर्वत। एक ग्रंथ जो नीलगिरी पर्वत है वो एक ग्रंथि है जहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट आकर पर्वत आकर मिलते हैं। है पर क्या है इसकी नाम है नीलगिरी पर्वत की सबसे जो चोटी है वो दूधा बेटा है। दूधा बेटा है इस की ऊंचाई है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी भी है। इस पर लोग ध्यान देना। पॉइंट देखो नीलगिरी का जो विस्तार है वो तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल राज्यों में है। नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। उट कमंड पर्यटक यानी ऊटी क्या है? ऊटी को उट कमंड पर्यटक स्थल नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। वो पर्यटक स्थल भी और स्वास्थ्य वर्धक केंद्र के रूप में भी इसको जाना जाता है या उट कमंड इसको बोलते हैं ऊटी। अगला है बिलगिरी। बिलगिरी रंगन पर्वतमाला भारत की पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत शिखर है। बिलगिरी रंगन पर्वतमाला भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत शिखर है। यह कर्नाटक राज्य के पूर्व में स्थित है। पश्चिमी और पूर्वी घाटों को जोड़ने वाला यह स्थान वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए भी है। बिलगिरी पर्वतमाला है कर्नाटक राज्य। कार्डमम पहाड़ियों के दक्षिण में नागरकोयल की पहाड़ियां हैं। तो कार्डमम पहाड़ियां हैं यानी जो इलायची के बीच कार्डमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी कहते हैं। इलायची देखो दक्षिण में क्या है? नागरकोयल की पहाड़ियां हैं। पालघाट दर्रा तमिलनाडु को केरल से जो पालघाट दर्रा है वो तमिलनाडु को केरल को है। ठीक है। पर्यटक स्थल ऊटी या या उटकमंड नीलगिरी में देखो आगे भाई जो पर्यटक स्थल ऊटी है या उटकमंक है वो नीलगिरी स्थित पश्चिमी घाट के सौराष्ट्र रात में गिर की पहाड़ियां या जो एशिया ये भी जो गिर की पहाड़ियां हैं वो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। अन्नामलाई पहाड़ियां केरल की सीमा पर जो अन्नामलाई पहाड़ी है वो केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से भैया ये खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर भारत का हम लोग उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला और प्रायद्वीपीय के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब जो तीसरा भौतिक प्रदेश है उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में लोग चर्चा करेंगे। ठीक है चलिए। तो इस जो मैदान का है इस मैदान का निर्माण तीन प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से हुआ। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है प्रमुख नदियां हैं तीन नदियां हैं सिंधु है, गंगा है एवं ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों से हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से निर्मित जो मैदान है वो जलोढ़ मृदा से निर्मित है। उत्तर उत्तर भारत के विशाल मैदान को धरातली स्वरूप के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। अभर प्रदेश है, अंगर है, आंध्र प्रदेश है एवं क्या है तराई है। इसका जो विस्तार है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। इसका फल है 7 लाख वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है। ठीक है। अभर प्रदेश बांगर और खादर एवं तराई क्षेत्र में किया जाता है। आपने उत्तर भारत का विशाल हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा था है ना? जो पर्वतमाला है उसको भी लोग चार भागों में बांटते थे। वैसे ही जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसको भी हम लोग चार भागों में बांट देते हैं। पहला जो है वो भाबर प्रदेश। तो नदियां पर्वतों से नीचे उतर नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर
का निक्षेप है, भाबर के नाम हाँ जाता है। क्या भैया पहाड़ों से जो शिवालिक पर्वत है, उत्तम पर्वत है ना, क्या भाई, हिमालय है, आदिमाला है, इसके बाद या मध्य हिमालय है, इसके बाद है शिवालिक हिमालय। ठीक है, चलिए इस प्रदेश में जो है ना कंकड़ पत्थर एवं बजरी की अधिकता जो आपका भाबर प्रदेश है, में कंकड़ पत्थर व बजरी की अधिकता पाई जाती है, जिसके चलते यह प्रदेश कृषि के अधिक उपयोगी नहीं है। पारगम्यता अधिक होने के कारण छोटी छोटी नदियां भूमिगत होकर अदृश्य, यानी कि इस प्रदेश में, भाबर प्रदेश में पारगम्यता अधिक होने के कारण नदियां हैं वो भूमिगत होकर अदृश्य, यानी कि भैया वो खो जाती हैं। इसका विस्तार सिंधु से तीसरा, तो आपका भाबर प्रदेश है, इसका जो विस्तार होता है वो सिंधु नदी से लेकर तीसरा नदी से पाया जाता है। अगला है तराई प्रदेश। तराई प्रदेश देखो, तराई प्रदेश का जो विस्तार है वो भाबर प्रदेश के दक्षिण में उसके समानांतर 10 से लेकर 20 किलोमीटर आ जाता है। देखिए जो भाबर है, भाबर के नीचे क्या है, तराई प्रदेश। ठीक है, यह निम्न तल का मैदान है जहाँ नदियां का पानी इधर उधर फैलकर दलदली का कारण। ठीक है, देखो जो भाबर प्रदेश में नदियां जो छोटी वो विलुप्त हो जाती थी, अब इस तराई प्रदेश में पुनः वो दिखाई देने लगती है ना। भाबर प्रदेश में वो नदियां तराई क्षेत्र में पुनः आने लगती हैं। रचना बारीक कंकड़ पत्थर रेत व चिकनी मिट्टी से भाबर पड़ा था। भाबर में तो भैया बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को मोटी मजरी पाई जाती है। ठीक है, लेकिन तराई क्षेत्र में इसमें छोटे छोटे भैया पाए जाते हैं कंकड़ पत्थर बारीक, एकदम छोटे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अब जो है बांगर प्रदेश। क्या भाई, बांगर प्रदेश, बांगर है। बांगर मैदानी भागों का ऐसा उच्च भाग है जहां सामान्य रूप से नदियां बाढ़ के जल, बांगर प्रदेश वो है जहां पर हर साल जो नदी बाढ़ के तो यहाँ तक पानी नहीं पहुंच पाता है, तो वहाँ होता है बांगर प्रदेश। बांगर मैदान में जलोढ़ मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। इस प्रदेश में चूना एवं कंकड़ों की अधिकता पाई जाती है। बांगर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी तो पाई जाती है, साथ ही साथ चूना एवं कंकड़ों की अधिकता पाई जाती है। यह प्रदेश कृषि के लिए उपयोगी बांगर प्रदेश है क्या की नहीं है। समतल के मैदान तथा गंगा के ऊपरी मैदान भागों में बांगर की अधिकता पाई। अगला है खादर प्रदेश। क्या भाई, खादर प्रदेश लोग चर्चा। इस प्रदेश में नदियों की बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंच, खादर प्रदेश है, जब नदियों का भैया बाढ़ आती है यहाँ पर उनका क्या होता है, यहाँ पर पहुंच जाता है खादर प्रदेश को। बाढ़ का मैदान या कछारी प्रदेश भी कहा जाता है। प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचने से इसका निर्माण लगभग हर वर्ष होता है। इसका रंग हल्का होता है। प्रतिवर्ष बाढ़ के जल की नवीन जलोढ़ होती है और ये बहुत ही उपजाऊ होती है। आंध्र प्रदेश यानी कि डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के निक्षेपों आंध्र प्रदेश है, डेल्टा का निर्माण होता है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के निक्षेपों से ही। अगला है चलिए, तो आप का अर्थ क्या, तो आपका तो होता है दो नदियों के भाग होता है, आप कहते हैं इष्ट दोआब। इष्ट दोआब है वो ब्यास एवं सतलज के मध्य, विष्ट दोआब भैया है वो ब्यास और सतलज के मध्य को विष्ट दोआब से पारी, पारी बी से ब्यास है, सा से रावी। देखो यहाँ ध्यान देना भाई, विष्ट बी से ब्यास, सा से सतलज। रचना, रचना दोआब क्या है, रा से रावी और चा से चिनाब। ठीक, रावी और चिनाब की मत कौन सा रचना दोआब है, चाज, चाज दोआब। चा से चिनाब हो गया और चा से यहाँ पर झेलम। तो ये जो चाज दोआब है वो चिनाब और झेलम के मध्य है। सिंह सागर दोआब, सिंह झेलम और चिनाब एवं सिंधु के मध्य, झेलम चिनाब और सिंधु के मध्य सिंह सागर है। अगला जो भाग है भाई तटीय मैदान है। तटीय मैदान के बारे में करते हैं। यह तटीय मैदान जो भाग का जो है वो तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संक तटीय विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट को चार क्षेत्रों में विभाजित गया है, जो पश्चिमी चार भागों में गुजरात का मैदान जो कि गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र है, कोंकण का तट मुंबई से गोवा के बीच, मुंबई से गोवा के बीच, कन्नड़ तट जो है
गोवा से मंगलुरु के बीच है, और मलाबार तट है मंगलुरु और कन्याकुमारी के। पश्चिमी तट का जो विस्तार है कच्छ की खाड़ी राज से लेकर कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु अंतर्द्वीप तक है। इसकी लंबाई है वो 64 किलोमीटर। नर्मदा और ताप्ती नदियों के निकट इसकी चौड़ाई हो जाती है वो 80 किलोमीटर तक हो जाती है। इस तट की नदियां और डेल्टा ना बनाकर वह नदमुख यानी estuary का निर्माण करने की जो आपके भैया इस तट के जो पश्चिमी तट के जो नदी वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, पर ये जो नदमुख या estuary का निर्माण करती है। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य है। यह उत्तर में गंगा के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है। पूर्वी तट की जो नदियां हैं वो मुख्य नदी है, गोदावरी है, कावेरी है और कृष्णा नदियां हैं। कोरोमंडल तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करते हैं। ठीक है, कहाँ पर? कोरोमंडल तट पर विशाल का निर्माण। अगला है चिल्का। भारत में खारे पानी की झील है, और ये सबसे लेगून क्या है? लेगून झील है। उड़ीसा में महानदी डेल्टा में भैया महानदी है, उसकी है चिल्का झील। अगला है पूर्वी तट को 3 लघु भू आकृतियों में विभाजित किया गया है। तट है इसको 3 भागों में बांट देते हैं। उत्तल उत्तरी सरकार तट यानी उड़ीसा में है, काकीनाडा का तट है जो आंध्र प्रदेश में, और कोरोमंडल का तट तट या मैदान जो है ये तमिलनाडु में। ठीक है, आप मैदान कहो या तट कहो। अगला है द्वीप समूह। क्या भाई? द्वीप समूह के बारे में क्या कर लेते हैं द्वीप। भारत में कुल 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दूसरा है लक्षद्वीप। क्या भाई? निकोबार द्वीप समूह और बंगाली खाड़ी में है, और अरब सागर में, बंगाल खाड़ी में है, लक्षद्वीप का अरब सागर। है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भागों में कर सकते हैं। मध्य अंडमान है, है और दक्षिणी दक्षिणी और मध्य अंडमान। मध्य अंडमान है यहाँ पर किलोमीटर दिया गया है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे द्वीप समूह है। इसमें कुल 836 छोटे छोटे द्वीप हैं। 38 द्वीपों पर मानव बसा हुआ, मात्र 38 द्वीप ही मानव का बसा हुआ है। टोटल द्वीप है। अगला पॉइंट जो पॉइंट है, मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह क्या है? द्वीप समूह की बात हो रही है भाई। मध्य अंडमान है भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। छोटा अंडमान द्वीप ओंग जनजाति के अधिवासी, छोटा अंडमान को ओंग जनजाति के अधिवासी के प्रसिद्ध है। अंडमान द्वीप की सबसे सैडल पीक है जिसकी ऊंचाई 772 है। यह उत्तरी अंडमान में जो सैडल पीक भैया है, उत्तरी अंडमान में स्थित आपका की सबसे ऊंची चोटी। ग्रेट निकोबार द्वीप सबसे ऊंची है माउंट थुलियर। क्या भाई? ग्रेट निकोबार है, इसकी है माउंट थुलियर है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी लैंडफॉल द्वीप है, यह अंडमान से उत्तरी द्वीप है। ठीक है। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जलमग्न पर्वतमाला अराकान का आप अराकानयुमा है। तो म्यांमार म्यांमार में भैया पड़ता है अराकानयुमा। ये आपका हिमालय पर्वत का ही तो भाग है भाई। अंडमान निकोबार तक ये सब हिमालय पर्वत के ही आपतित जो डूब गए हैं नीचे। अगला है नारकोंडम सुप्त एवं बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान है भाई। नारकोंडम और नारकोंडम जो है वो सुसुप्त यानी कि सोया हुआ है, जो बैरन द्वीप है ये सक्रिय है, ये अंडमान में स्थित है, जो बंगाली खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार का है। लक्षद्वीप का निर्माण छोटे प्रवाल द्वीपों से क्या है? तो लक्षद्वीप जो अरब सागर में है, इसका जो निर्माण होता है वो छोटे प्रवाल द्वीपों से है। अरब सागर में पहले इसको लक्षद्वीप मिनिका या अमिनी भी जाना जाता था। ठीक है। इंडेराथ लक्षद्वीप का सबसे इंडेराथ है वो इंडेराथ जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। इंडेराथ जो है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। मिनिकाय लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा है भैया, वो लक्षद्वीप का दूसरा द्वीप है। वर्ष 19
में इस नाम लक्षद्वीप रखा गया था। क्या? 1900। लक्षद्वीप द्वीप को अमीनी द्वीप और सबसे द्वीप को मिनिकाय कहा जाता है। लक्षद्वीप है, उसके द्वीप को द्वीप और सबसे दक्षिणी द्वीप को मिनिकाय के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है, जिसके मात्र 10 द्वीपों पर नौ बसा। अभी आपने पढ़ा था अंडमान निकोबार के बारे में, है ना, उसकी उसमें भैया 800 कितने 836 है ना, 36 द्वीप है और उसमें 38 द्वीपों पर, इसमें भाई 38 द्वीपों पर मानव बसाव, इसमें 10 द्वीपों पर ही मानव बस्ती यानी कि मानव बसाव पाया जाता है। यहाँ स्थित सभी द्वीपों में मलयालम भाषा, कौन सी भाषा भाई? मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकाय एकमात्र अपवाद है जहाँ पर महल भाषा बोली जाती है। महल तिवेही लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। मिनिकाय एकमात्र अपवाद है जहाँ पर महल भाषा बोली जाती है। महल तिवेही लिपि में लिख, जो महल है वो किस लिपि में? यही लिपि में लिखी जाती है। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकाय द्वीप को अलग करता है। क्या है भाई? 8 डिग्री पे चैनल है मालदीव एवं मिनिकाय द्वीप को अलग करता है। मालदीव तो जैसे मिनिकाय तो लक्षद्वीप कही। 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकाओं के मध्य है। जो 9 डिग्री चैनल भैया है वो लक्षद्वीप मिनिकाओं के मध्य है। और 10 डिग्री जो चैनल है वो आपका हो जाएगा लिटिल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। क्या है? लिटिल अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। क्या है? ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप व ग्रेट निकोबार के मध्य स्थित है। ठीक है, ये ग्रेट चैनल भी कहते हैं जो सुमात्रा द्वीप, यानी कि इसको आप ये अगर मान लो, देखो अगर भारत और इंडोनेशिया की बात करें, है ना, आप चाहे भारत और इंडोनेशिया कहो या आप सुमात्रा द्वीप या ग्रेट निकोबार द्वीप समूह कहो, आप जो भी आप सामने होगा दोनों ही सही होंगे। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ जो ग्रेट निकोबार है ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य है, या इसको भाई सुमात्रा द्वीप, क्योंकि सुमात्रा द्वीप का इंडोनेशिया का है और ग्रेट निकोबार भारत का हिस्सा है, तो इस यहाँ पर स्थित है ग्रेट चैनल। ठीक है, डंकन पास जो है वो लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य, जो डंकन पास भैया है वो लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य स्थित है। डंकन पास। कोको स्टेट, कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य, जो कोको स्टेट है वो कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य, क्या भाई? उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है कोको। सालसेट द्वीप पर क्या? मुंबई व थाने, मुंबई है व थाने सारे वो सालसेट द्वीप पर अवस्थित है, यानी कि स्थित है। माजुली, ब्रह्मपुत्र नदी यानी असम विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, जो माजुली है वो विश्व का सबसे द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो कि असम राज्य। एलिफेंटा द्वीप मुंबई के पास, कहाँ पर? एलिफेंटा जो द्वीप भैया है वो मुंबई के पास स्थित है। आलिया बेड़ द्वीप गुजरात के नर्मदा नदी के मुहाने, आलिया बेड़ द्वीप है वो गुजरात के नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब हम देखेंगे भाई, अब हम लोग देखेंगे भारत की प्रमुख झीलें व जलप्रपात व घाटियाँ। भारत की प्रमुख झीलें, जलप्रपात व घाटियाँ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, हमारे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे भाई। तो धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं।